नमस्कार, मैं हूं रहित राकेश टंडन। देश में कोरोना की रफ्तार पर काबू पाया जा रहा है। आज करीब 1.5 लाख कोरोना केसेस ही सामने आए हैं, जो कि राहत की बात है। वैक्सीनेशन की रफ्तार भी सुकून पैदा कर रही है। करीब 30 लाख लोगों का वैक्सीनेशन एक दिन में नया रिकॉर्ड बना है। दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है, आज से शुरू हो गई है। राज्यों में अनलॉक का पहला दौर शुरू हो गया है, जून से शुरू हो रहे हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। इन सब पर हमारी नजर रहेगी। कोरोना की तीसरी वेव का क्या है, उस पर क्या काम करना है, इस पर भी होगा। बच्चों पर कोरोना का खतरा जो है वो अभी टला नहीं है। केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। MICS के भी केसेस बहुत आए हैं, जिसको हम मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम कहते हैं बच्चों में। जी हाँ, मल्टी सिस्टम MIS-C। इसके बिहार में 2 मामले देखे गए हैं। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम की चपेट में वो बच्चे आ रहे हैं जो कोरोना संक्रमित रह चुके हैं या फिर जिनके घर में लोग कोरोना पॉजिटिव रहे हैं। तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए हमारे साथ देश के जाने माने डॉक्टर और ILBS हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर SK सरीन जुड़ रहे हैं। डॉक्टर सरीन, आप दिल्ली सरकार की कोविड टास्क फोर्स को भी देख रहे हैं, साथ ही साथ ऑक्सीजन संकट को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गठित जो कमेटी करी है उसके भी सदस्य हैं डॉक्टर सरीन। डॉक्टर सरीन से हम चर्चा करेंगे कोरोना संकट से जुड़े तमाम मुद्दों से। डॉक्टर SK सरीन साहब, डॉक्टर साहब बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर आपका। और लगातार ये अच्छी खबर है और एक डॉक्टर्स के लिए भी एक राहत भरी खबर है कि जो पीक था वो लगता है डॉक्टर साहब निकल गया है। केसेस कम हुए हैं दिल्ली में भी और भारतवर्ष में। ये बात आपकी सही है। थोड़ी सी राहत सब लोगों को है। ICU के बेड्स के लिए, ऑक्सीजन की डिमांड के लिए, हेल्थ केयर वर्कर्स की ड्यूटीज के लिए और कई तरह की दवाइयां जो इसमें यूज होती थी उन सब के लिए मुझे लगता है कि नंबर ऑफ केसेस का कम होना एक बहुत अच्छी बात है। नंबर ऑफ केसेस 1000 से कम हो गए, आज करीब 700 के आसपास है। ये भी एक बहुत अच्छी खबर है। और हाँ, देश के कई भागों में अभी भी कोरोना की वेव चल रही है और ये एक बिल्कुल फेज 1 जैसा हमारा फर्स्ट वेव के अंदर था, वही पैटर्न है। एक जगह से ज्यादा होता है, दूसरी जगह कम होता है और फिर देयर इज ऑलवेज ए फियर कि हाँ ये दोबारा से वापस घूम के हमारे पास नहीं आ जाए। तो ऐसे समय में हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, तैयारी की जरूरत है, समझ की जरूरत है, सोच की जरूरत है कि हाँ हम लोग किस तरीके से कब देश के डिफरेंट रीजन्स को खोले, किस तरह से लोगों को बिहेव करना चाहिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। मेरे विचार से इस समय नंबर ऑफ केसेस का कम होना डज नॉट मीन कि वायरस चला गया। अगर आप अभी भी देखें तो काफी सारे भारत के अंदर एक्टिव केसेस हैं। तो दिल्ली में भी देखें, अगर 7-8 हजार लोग अगर पॉजिटिव हैं तो एक पॉजिटिव के साथ 5 से 7 जो पॉजिटिव नहीं है, जो लोग जाते ही नहीं हैं, जिन लोगों का पता नहीं है, एसिम्प्टोमेटिक है, घर में एक को दूसरे लोग टेस्ट नहीं कराते, वो सारे भी हैं। जो पूल है हमारा इन्फेक्टेड का वो अभी भी काफी बड़ा है। अगर उनमें से एक भी जाके और लोगों को इन्फेक्ट करे, 10 लोग जाके इन्फेक्ट करें, कहीं भीड़ में इकट्ठे हो जाएं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि वापस वायरस बढ़ सकता है। ठीक है, इस वायरस की एक और प्रक्रिया है जी कि जब ये आएगा नए वेरिएंट के फॉर्म में आएगा तो हो सकता है हमारे को 3-4 महीने लग जाएं, जबकि इसके नंबर ऑफ न्यू केसेस बढ़े। तो इसलिए अभी ज्यादा मुस्तैदी, ज्यादा विजिलेंस और ज्यादा सोच की और हमारे को सब्र की जरूरत है। ठीक है सब। डॉक्टर साहब, अब जो सबसे ज्यादा चर्चा है, कोविड के केसेस कम हुए हैं, अब बेड्स की भी दिक्कत नहीं है, ऑक्सीजन की भी अब दिक्कत फिलहाल नहीं है, टचवुड। लेकिन अब जो चीज डरा रही है डॉक्टर साहब, वो सबसे ज्यादा डरा रही है म्यूकरमाइकोसिस यानी ब्लैक फंगस, उसके बाद व्हाइट फंगस, फिर येलो फंगस और फिर मध्य प्रदेश से ग्रीन फंगस। इसके केसेस देश भर में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो। ये केसेस बहुत तेजी से फैल रहे हैं डॉक्टर साहब। आपके चैनल ने और बहुत सारे चैनल्स ने ये फंगल इन्फेक्शंस पे काफी दिन चर्चा की। मुझे लगता है बहुत लोगों को भी इसके बारे में अंदाजा है, फिर भी आप पूछ रहे हैं। फंगस ब्लैक या तो नहीं है, तो सिक्रीशंस हैं। ये फंगस के मोल्ड्स हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस हैं, इसी तरह से फंगाई हैं, हवा के अंदर रहते हैं और इनका जो सिक्रीशन अगर ब्लैक हो जाए तो उससे ऐसा लगता है, जो क्रस्ट बनता है, कि ये कलर ब्लैक है। बट फंगस ब्लैक नहीं है, फंगस तो सिंगल म्यूकोरमाइकोसिस है और ये नाक के अंदर, गले के अंदर मल्टीप्लाई।
क्लियरली पिछले कुछ महीनों के अंदर स्टीरॉयड के डोसेजेस थी वो ज्यादा थी। स्टीरॉयड का यूज तो जस्टिफाई हो सकता है, तो कई लोगों ने काफी हैवी डोसेजेस स्टीरॉयड के यूज किए, उससे शुगर अनकंट्रोल्ड हुई। लोगों ने शुगर को ज्यादा ध्यान नहीं दिया, किसी की 300 किसी की 400 शुगर चल रही थी। ऐसे में अगर इतनी शुगर मिल जाए तो बैक्टीरिया फंगस ग्रो करेंगे ही, मतलब उनका तो खाना है। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि अगर आपने किसी को स्टीरॉयड दिए हैं पिछले 3-4 हफ्तों में भी, वो भी अगर घर चला गया है तो उसकी शुगर बराबर कंट्रोल रहे। अगर अस्पताल में भर्ती है तो निश्चित रूप से उसकी शुगर कंट्रोल में रहे। 150 के आसपास हो तो बहुत बेहतर है, इंसुलिन की जरूरत हो तो बेटर है। जो ओरल दवाइयों पे थे उनको अगर इंसुलिन पे ले लें और कंट्रोल करते रहें, बहुत अच्छा रहेगा। और लक्षण सबको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में अंदाज हो ही गया। यहाँ नाक में स्टफीनेस हो जाए, किसी किसी की नाक में सूंघने की शक्ति, वो वैसे भी कोरोना में जा सकती है, तो उसकी शक्ति कम हो जाए, यहाँ पे ललाई आ जाए, आंख में ललाई आ जाए, या किसी और तरह की हमारे को फेस पे स्वेलिंग दिखने लगे, तो म्यूकोर का डर बहुत ज्यादा है। चाहे ब्लैक हो चाहे ग्रीन हो, हैं सारे फंगल इन्फेक्शन। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज प्रिवेंशन। जिन लोगों का फेरेटिन लेवल हाई है, मतलब हमारे लिए भी कितना आयरन की जरूरत, इसी तरह फंगस को भी आयरन की जरूरत है। उसे अगर आयरन फेरेटिन मिल जाए तो जल्दी जल्दी बढ़ेगी। तो जिन लोगों को कोविड हुआ उनका अगर फेरेटिन का लेवल हाई है या इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा हुई, उनका IL-6 या CRP लेवल्स हाई थे, उनको डायबिटीज है, एल्डरली है, ये सारे लोग, या जिन लोग वेंटिलेटर पे गए, उन सारे लोगों के लिए म्यूकोर का होना एक तरह से बहुत हाई रिस्क है। हमें उन लोगों को बराबर टेस्ट करना। टेस्ट बड़ा आसान है, नेजल स्वाब लीजिए, और फंगस के लिए KOH के अंदर एक सॉल्यूशन होता है, ये जल्दी से फंगस का पता लगा सकता है। बहुत सारे नए टेस्ट आ गए हैं। तो मेरे विचार से सस्पिशन, प्रिवेंशन एंड विजिलेंस कैन प्रिवेंट। और जिनको हुआ है उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम है। एक दिल्ली सरकार ने तो 3 टीम्स बनाई हैं अलग अलग हॉस्पिटल पूरे कंट्री में, हर जगह जहाँ पे इसको एक तरह से एपिडेमिक का फॉर्म दिया गया है। कोविड हॉस्पिटल्स के अंदर एक न्यूरोलॉजिस्ट, एक ENT स्पेशलिस्ट, एक आई स्पेशलिस्ट, प्लास्टिक और इन्फेक्शियस डिजीज, इन सब की एक टीम बन गई है, जो सारे लोग मिलकर के, डायबिटोलॉजिस्ट, कि किसी तरह से भी अगर मरीज आए और जब एडवांस हो जाता है तो दवाई अंदर नहीं जा पाती। आप एम्फोटेरिसिन की कहते हैं, एम्फोटेरिसिन पहुंचेगी नहीं अंदर जब तक कि वो एरिया आपने स्क्रैप करके फंगस को निकाला नहीं। इसलिए कई बार हमें बहुत एहतियात की जरूरत है, सर्जिकल टीम की जरूरत है, कई बार आंख से हाथ धोना पड़ जाता है। ठीक। तो बचाव सबसे बढ़िया है अर्ली डिटेक्शन, और शुगर का कंट्रोल, आयरन का कंट्रोल बहुत जरूरी। ठीक है डॉक्टर साहब, अभी तक जब तक फर्स्ट वेव थी तब तक कोविड पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस थी। आज हम म्यूकरमाइकोसिस की बात कर रहे हैं। अब डॉक्टर साहब थर्ड वेव की भी बात करेंगे, लेकिन आजकल बच्चों में बहुत ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। राजस्थान से बहुत केसेस आए हैं, गुजरात से बहुत केसेस आए हैं, और खास तौर से मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम यानी MIS-C के जो केसेस हैं ये बहुत बच्चों में पाए जा रहे हैं। आपका सवाल बहुत उम्दा है, सबको डराने वाला भी है। पूरे कंट्री में हमारे को इसकी चिंता है। केंद्र सरकार ने भी और डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी बहुत इनिशिएटिव ली। तो पहले मैं समझाना चाहूंगा कि नंबर ज्यादा होने का मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल के अंदर केसेस ज्यादा इन्फेक्ट हुए हैं बच्चे। जैसे पहले हमारे सपोज करिए 1 लाख मरीज थे, 99,000 90,000 थे, अब 4 लाख मरीज हो गए, तो 4 गुना अधिक तो हमारे यहाँ कोविड के मरीज ही हो गए। तो बच्चे भी अगर इस समय 4 गुना अधिक हो तो हमें प्रोपोर्शनेटली देखना है। ये नहीं देखना है हमें कि हाँ भाई बच्चे ज्यादा हो गए, पहले इतने थे अब इतने हो गए। तो जनरल जो असेसमेंट है कि 1 to 2% ऑफ द इन्फेक्टेड चिल्ड्रन, टोटल जितने इन्फेक्टेड हैं उसमें से 1 से 2% ऐसे हैं जो कि सीरियस हो सकते हैं। 95-98% बच्चों में इन्फेक्शन का रिस्क इतना नहीं है, और अगर इन्फेक्ट होते हैं तो भी बच्चे इसको संभाल लेते हैं। अब जैसे एडल्ट्स में था कि 5% एडल्ट्स को हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, जो सेकेंड वेव आई उसमें तो 15% तक को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती। बच्चों का जो अनुमान है देश भर में, जितना डेटा महाराष्ट्र से साउथ से मिला है,
उसके हिसाब से 1 to 2% ऑफ द चिल्ड्रन जो है उनको सीरियस प्रॉब्लम हो सकती है। इसमें ये जरूर ध्यान रखना है कि बच्चे कंप्लेंट नहीं कर पाते, उनको ये समझ नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, बस हाँ उनको हाँफनी चढ़ती है या और सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सस्पिशन और कोविड के लिए हमें तैयार रखने पड़ेंगे। अगर बच्चे सपोज अनफॉर्चुनेटली इन्फेक्ट होते हैं, सीरियस होते हैं, उनके अलग वेंटिलेटर हैं, उनके लिए ट्यूब्स अलग हैं, उनके लिए पीडियाट्रिक टीम्स अलग हैं। और अगर गांवों में होगा, शहरों में नहीं, गांवों में अगर बच्चे इन्फेक्ट होंगे तो हमारे पास कौन है, ANMs हैं, आशा वाले हैं, इन सबको हमें ट्रेन करके तैयार करके रखना होगा कि अगर बच्चों में कंट्री के अंदर किसी तरह का पेंडेमिक का बुरा असर हो, उनकी दवाइयां अलग होंगी, डोसेजेस अलग होंगी, वो सारे प्रोटोकॉल्स जो है तैयार हैं। तो सब और आपने जैसे अभी पूछा कि ये मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम ये बच्चों में भी है, एडल्ट्स में भी है। इसमें ग्राइप्स है, डायरिया बहुत समय तक। अभी वाला जो कोविड है वो ऐसा है कि 3-4 हफ्ते तक चल रहा है। पहले वाला 10 दिन, 7 दिन, 15 दिन में खत्म होने वाला था। ठीक है। बार का जो वेरिएंट है इंडिया में, इसमें एक चीज मैं आपसे डॉक्टर साहब, क्योंकि बच्चों की बात हो रही है, आपने बहुत बेहतर तरीके से मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जो है MISC को इसको समझाया। कई ऐसे रिसर्चर्स हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ की तरफ से भी कहा गया, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर ने भी कहा कि जो थर्ड वेव होगी वो बच्चों को बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती होगी। पहली, उसके लिए हमको बच्चों को कैसे बचाना है, पहला। दूसरा, बच्चों के लिए वैक्सीनेशन कितना जरूरी है डॉक्टर साहब? देखिए, पहली बात तो मैं चाहूंगा कि आप अपने माध्यम से पूरे कंट्री में किसी से भी पूछिए कि क्या आप थर्ड वेव चाहते हैं। मेरे को नहीं लगता एक भी आदमी हाँ करे। तो पहला ये मन से निकालना है कि हमें थर्ड वेव नहीं सोचनी है, हमें उसको बच के रहना है कि थर्ड वेव आए नहीं। हमें हर प्रयास करना है कि हम इसको अभी खत्म करें इसी साल। अब रहा कि बच्चे ज्यादा इन्फेक्ट हो सकते हैं, हाँ, क्योंकि एडल्ट्स के अंदर थोड़ी बहुत हर्ड इम्यूनिटी है। एडल्ट्स के अंदर वैक्सीनेशन का काफी प्रोसेस चल पड़ा है। हाँ। तो मैं वैक्सीनेशन, और बच्चे ज्यादा घूम फिर भी सकते हैं। हो सकता है समझदार बहुत है, मास्क ना पहने, डबल मास्क ना पहने। जैसे मैंने डबल लगा के रखा है, उनको लगता है एक से ही काम चल जाएगा। घर में अगर एक जना एल्डरली इन्फेक्टेड है, बच्चे से मिलने जा सकते हैं। तो इसलिए बच्चों का एक्सपोजर बच्चों की तरीके से ही सोचना, उनका मन चंचल है, स्वभाव चंचल है, तो वो हो सकते हैं। और हाँ, अगर बच्चे इन्फेक्ट होते हैं तो उनका प्रोपोर्शन ज्यादा इसलिए भी हो सकता है कि अगर उनमें से कोई स्कूल में गया, अगर पाठशाला में गांव में गए, हाँ। तो सारा का सारा एक साथ घट बच्चों का इन्फेक्ट हो सकता है। महाराष्ट्र में देखा, कई जगह हमने साउथ में भी देखा। ठीक है डॉक्टर साहब, ये चिंता बिल्कुल निश्चित रूप से हमें ध्यान में रखनी है कि बच्चों के लिए स्कूल की, बच्चों के लिए हम ध्यान रखें कि टीचर्स और बच्चे इन्फेक्ट नहीं हो, उनको समझाया जाए, सारे प्रिकॉशंस लिए जाएं, तभी स्कूलों को खोलना चाहिए, कॉलेजेस को खोलना। ठीक है डॉक्टर साहब, वैक्सीनेशन को लेकर एक थ्योरीज है। एक रिसेंट अभी आया है कि ICMR एक स्टडी भी करने जा रही है कि क्या 2 अलग अलग तरीके की वैक्सीन दी जा सकती है। इस पर रिसर्च चल रही है। वैक्सीनेशन ड्राइव आप कैसे देखते हैं हिंदुस्तान में चल रहा है, क्योंकि लोग कह रहे थे कि बहुत स्लो चल रहा है, बहुत तेज करना है, और अब दूसरा हर्ड इम्यूनिटी की तरफ कब तक पहुंचेंगे हम? ये पहले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अभी करीब इसी हफ्ते में नेचर में एक बहुत अच्छा पेपर छपा है, नेचर वर्ल्ड के बेस्ट जर्नल्स में से है, कि अगर आप एक तरह की वैक्सीन देने के बाद दूसरी तरह की वैक्सीन मिक्स करें तो उसमें बुराई नहीं, हो सकता है भलाई हो। क्योंकि आप एक तरह से 2 तरीके से वायरस को, आप छोटे कणों को, वायरस के प्रोटीन्स को बॉडी में डाल रहे हैं, अलग अलग सेल्स उससे स्टिमुलेट हो सकते हैं और उससे इम्यूनिटी बेटर हो सकती है। हालांकि इस पर बहुत ज्यादा स्टडीज नहीं है, और जो छोटी स्टडी एक पब्लिश हुई है उसके हिसाब से इट मे बी यूजफुल। तो किसी ने सपोज करिए कोविशील्ड ली, किसी ने कोवैक्सीन ली, हमें पता है कि इनकी एफिकेसी 70% 80% से अधिक नहीं होगी। तो 20% लोग तो वैसे ही वैक्सीन से हो सकता है उनमें एंटीबॉडी ना बने। 2 डोज ले लिया आपने, उसके बाद भी आपको नया जो इंडिया वेरिएंट है उससे इन्फेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में हमारे को प्लान B, प्लान C तैयार रखना चाहिए
कि अगर आपने वैक्सीन ली, आपने फिर एंटीबॉडी का टेस्ट 4 हफ्ते बाद कराया और आपकी एंटीबॉडी नहीं बनी, तो क्या करें? यू आर ए नॉन रेस्पॉन्डर, यू हैव नॉट बीन एबल टू गेट एंटीबॉडी। ऐसे लोगों के लिए दूसरी तरह की वैक्सीन, चाहे आज हमारे पास 2 ही माध्यम है, हो सकता है स्पुतनिक है, फाइजर है, मॉडर्ना, इन सबको नॉन रिस्पॉन्डर्स में ट्राई करना चाहिए ना। आईसीएमआर की ये पहल बहुत अच्छी है। मल्टीपल प्लेसेस पे ऐसी ट्रायल्स मेरे विचार से होनी चाहिए। वैक्सीनेशन की ड्राइव देखिए, जितना सामान होगा उतना ही दे पाएंगे। तो आज की तारीख में जैसे जैसे हमारे पास वैक्सीन अवेलेबल हो रही हैं, चाहे इंपोर्ट करके, चाहे भारत में 3-4 वैक्सीन बन के, मुझे लगता है ड्राइव तो तब चल पाएगी, जोरों से चल जाएगी, जो ही हमारे पास वैक्सीन का स्टॉक है। पर मैं कहना चाहूंगा कि इसका प्रोसेस थोड़ा और सिंप्लीफाई होना चाहिए। लोगों को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, गांवों में स्पेशली इससे परेशानियां हो, तो थोड़ा सा और सिंप्लीफाई हो जाए कि आप जाएं, वैक्सीन लग जाए, जो बुजुर्ग हैं उनको घर पे लग जाए, आसपास के हॉस्पिटल में लग जाए। मुझे लगता है वैक्सीनेशन हमारा जून और जुलाई में बहुत अच्छे से पिकअप करेगा, और जब तक नहीं पिकअप करता, लोगों को पूरी सावधानी रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो सब एक पार्ट इसमें यह भी था कि वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है, इतने लोग इन्फेक्ट भी हुए हैं, लोग ठीक भी हो रहे हैं। अब आज आप देखिए केसेस डाउन गए हैं और ठीक होने वालों की तादाद लगभग 1.5 गुनी होती जा रही है। हर्ड इम्यूनिटी पर आपकी क्या राय है? क्या ये माना जाए कि जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस चल रहा है और जो क्लेम्स है कि 2021 तक, इसी साल दिसंबर तक वैक्सीनेशन का प्रोसेस एक बार एटलीस्ट पूरा हो जाएगा 80% को, तो क्या ये माना जाए कि अगर 70 से 80% लोग वैक्सीनेट हो जाते हैं देश में, तो क्या देश में हर्ड इम्यूनिटी आ जाएगी? मुझे इसका बहुत डाउट है। इसके 3-4 कारण हैं जी। पहली बात, हर व्यक्ति जिसको हमने वैक्सीन दी है उसके अंदर एंटीबॉडीज नहीं हुई। दूसरा, जो इस बार सेकेंड वेव का जो वायरस है, ये सारा म्यूटेटेड वायरस है, मतलब 70% के जो वायरस है वो नया वायरस है। तो पिछली बार जिन लोगों को अगर किसी तरह से इम्यूनिटी बनी, किसी तरह से वो कोरोना से जीत कर आए, उनकी एंटीबॉडीज बनी, ये जरूरी नहीं है कि उनकी एंटीबॉडीज इस नए वायरस से आपको बचा लेंगी। री इन्फेक्शन रेट करीब 4.5% से 6% तक है। मतलब कई जगह मुझे बताया कि इतना हाई रेट है, जबकि जिन लोगों को दूसरे कंट्रीज में है वहां री इन्फेक्शन रेट बहुत कम है, मे बी 0.06%। तो हमारा अगर ये वायरस बदल गया, रूपिया हो गया, अलग अलग तरह के स्ट्रेन्स के साथ आएगा, तो हर्ड इम्यूनिटी की बात हमें अभी नहीं सोचनी चाहिए। इसके साथ जो एंटीबॉडीज बनेंगी वो हो सकता है हमें बचा सके, पर वायरस को भी जीना है, हमें भी जीना है। वायरस बदलता रहेगा, नए शेप्स में, नए फॉर्म्स में आएगा, तो हर्ड इम्यूनिटी सोच करके हम अपने सारे सेफ्टी गार्ड्स फेंक दे, वो उचित नहीं रहेगा। हाँ, वैक्सीनेशन जितना जल्दी हम कराएंगे, जितने ज्यादा लोगों में 2 डोसेजेस मिल जाएंगे, उनके अंदर डिजीज की सिवियरिटी माइल्ड हो जाएगी। हो सकता है हो ही ना, तो इसलिए वैक्सीनेशन को टॉप प्रायोरिटी पर रख के हमें सारे लोगों की 2 डोसेजेस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करनी है। पर ये भूलना नहीं है कि ये नया वायरस हो सकता है और खतरनाक हो सकता है। आने वाले दिनों में और नए वायरस के स्ट्रेन आ सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है सेल्फ लॉकअप। अपने आप को दोनों मास्क लगा करके, हमें गवर्नमेंट के लॉकअप से ज्यादा सेल्फ लॉकअप, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर ध्यान रखना है। आप भी बचे रहें, और बाई चांस आप इन्फेक्ट हैं तो दूसरे को इन्फेक्ट ना करें। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, एंड ऑफ दिस ईयर 2021 के आखिर तक हमें एक तरह से अपने ऊपर धारा 144 लगानी चाहिए, खुद भी औरों को भी बचाना चाहिए। डॉक्टर साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा कि ये जो सेकेंड वेव थी और जो पीक हमने देखा, 10-15 दिन देश में ऐसे थे जब वाकई बहुत समस्या थी, बहुत दिक्कत थे, दिन के जो केसेस थे बिल्कुल पीक पर थे। जो ये इंडियन वेरिएंट है, ये कितना सीरियस कंसर्न है, पहला। दूसरा, इसी के पार्ट डॉक्टर साहब, जो म्यूकर के केसेस हैं वो हिंदुस्तान में इतने ज्यादा हैं। आप देखिए यूएस में, यूके में, WHO कोई रिपोर्ट नहीं है। म्यूकर के केसेस हिंदुस्तान में क्यों आए, और जो इंडियन वेरिएंट था वायरस का, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूंगा ये इंडिया वेरिएंट है, इंडियन नहीं जी। इंडिया वेरिएंट WHO ने इसको क्लासिफाई किया है, और ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न बताया, मतलब इससे परेशानी है। और ये वेरिएंट, इसके भी 3 तरीके हैं, 617.1, 0.2, 0.3।
तो अभी जैसे हम लोगों के यहाँ बहुत सारे मरीज ऐसे हैं, डॉक्टर्स हैं जो कि एक बार दोनों डोज वैक्सीन ले चुके थे, उसके बाद में भी उनको ये इन्फेक्शन हो सकता है, हुआ है। तो इसलिए मैं स्ट्रांगली कहूंगा कि ये वेरिएंट थोड़ा सा वरीसम है, आपकी वैक्सीन की एफिकेसी को ब्रेक कर सकता है और स्प्रेड बहुत फास्ट हुई। लोगों के पास समय नहीं था, इतना सीवियर डिजीज हुई है। पहले हम लोग सोचते थे हाँ भाई 2 हफ्ते के बाद में नेगेटिव हो जाएगा, अब लोग 4-4 हफ्ते तक जो है उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आता है। तो एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इट स्प्रेड्स फास्ट, इट कैन बी मोर डेंजरस एंड पॉसिबली इज मोर डेंजरस। इससे लंग इंजरी ज्यादा हुई, मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा हुआ है, बहुत सारे लोगों में लॉन्ग कोविड या पोस्ट कोविड सिंड्रोम डेवलप हो गया है। इतनी थकान है, इतना फटीग है कि काम नहीं कर पाते हैं और उनको न्यूरोएस्थीनिया हो गया, मतलब खाने की इच्छा नहीं, मसल्स वीक हो गए, सांस फूलता रहता है। कोविड ठीक हो गया, नेगेटिव आ गया, उसके 2 हफ्ते बाद तक उनका बुखार है। तो ये सारे जो है इस वेरिएंट के नए तरह के एक तरह के लक्षण हैं, हमें ध्यान रखना है। मुझे लगता है कि बहुत डिफिकल्ट इशू है और सारे डॉक्टर्स सारे लोग इसके ऊपर एक सवाल और आपसे पूछना चाहूंगा। हमने वो मंजर डॉक्टर साहब देखा हिंदुस्तान में जब ऑक्सीजन की बहुत कमी थी, बेड्स की कमी थी और लगभग सिस्टम लाचार दिख रहा था। डॉक्टर्स बिल्कुल खड़े थे, कर रहे थे, लेकिन जो स्ट्रक्चर था उसमें रह के कर रहे थे। आप क्या सलाह देंगे? थर्ड वेव के लिए तैयारी हमारी क्या होनी चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए? आप खुद कोर्ट ने जो ऑक्सीजन को मॉनिटर करने के लिए कमेटी बनाई है, आप खुद उसके सदस्य भी हैं। ऑक्सीजन की बहुत कमी थी डॉक्टर साहब, थर्ड वेव के लिए हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि थर्ड वेव नहीं आनी है। बिल्कुल, मैं भी नहीं चाहता हूं तैयारी करनी है। मैं भी डॉक्टर साहब, मैं भी नहीं कि थर्ड वेव आएगा तो क्या, बिल्कुल तो थर्ड वेव नहीं आनी है, उसकी तैयारी ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि थर्ड वेव आएगी तो क्या करेंगे। हाँ, फिर भी स्ट्रैटेजी प्लानिंग जरूरी है। मेरे विचार से इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे पास काफी डेवलप हो गया है। किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी ऑक्सीजन की डिमांड पैदा हो जाएगी। कहाँ आप 2000-3000 मेट्रिक टन थे, कहाँ डिमांड 10,000 से ऊपर हो गई। कोई प्रोडक्शन नहीं, कोई इस तरह की कैपेसिटी लोगों ने नहीं सोची थी। पर हाँ, अब हमारे पास अगर थोड़ा बहुत समय है तो हमारे को ये सारी स्ट्रेटेजी सोचनी है और किसी भी तरीके से इस बार अगर अनफॉर्चुनेटली कंट्री में होता है, वी कैन नॉट फेल, वी हैव नो वे टू फेल। इसके लिए हर एक स्टेप के ऊपर क्या हमारा ऑक्सीजन की डिमांड होगी, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, किस किस जगह पहुंचेगी, बच्चों के लिए क्या करना है, एल्डरली के लिए, और सारी एक, एंड आई एम श्योर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर मेंबर्स ऑफ द स्टेट्स आर डूइंग इट। बिल्कुल, पर एक चीज जरूरी है, डॉक्टर्स का हौसला, डॉक्टर्स की जो समझदारी है वो अब बहुत बढ़ गई। मेरे को लगता है कि हम लोग सब डिफीट नहीं हो सकते, हेल्थ केयर वर्कर्स अब बिल्कुल डिफीट नहीं होंगे। और डॉक्टर साहब, पूरा देश आपके साथ खड़ा है लगातार। डॉक्टर्स के लिए जो सम्मान है, पहले भी डॉक्टर्स को भगवान ही कहा जाता था और आज भी भगवान ही माना जाता है, इसलिए कोई हौसले की कमी नहीं है। देश आपके साथ है। आप इंडिया न्यूज पर आए, डॉक्टर एसके सरीन, चेयरमैन आईएलबीएस, बहुत शुक्रिया। तमाम चीजों पर विस्तृत जानकारी दी डॉक्टर एसके सरीन साहब, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर आने का। हमारे साथ डॉक्टर एसके सरीन थे और उन्होंने बताया कि कैसे थर्ड वेव की प्रिपरेशन होनी चाहिए थी, म्यूकरमाइकोसिस कैसे फैल रहा है और बच्चों को कैसे बचाना है। एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।